नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भाजपा विरोधी पूरे इकोसिस्टम की नज़र इस समय उत्तर प्रदेश पर है। देश का सबसे बड़ा राज्य है तो जाहिर है सभी राजनीतिक दलों का होना चाहिए, लेकिन इकोसिस्टम किस तरह की तैयारी कर रहा है, किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको समझिए। उसको लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दें, हालांकि वो लंबे समय से कम 12 साल से तो ऐसा मान ही रहा है कि उत्तर प्रदेश में रोक दें तो दिल्ली में रोक देंगे, तो अब ये उम्मीद तो छोड़ दी है कि दिल्ली में रोक देंगे। लेकिन उसको लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में रोक दें तो पूरे देश में ये जो रथ बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है भाजपा का, उस पर लगाम लग जाएगी, उस पर रोक लग जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, और वो नैरेटिव ऐसा है जैसे ऊसर में बीज डालने की कोशिश, जो नहीं है वो दिखाने और बताने की कोशिश। अमेरिका ईरान युद्ध के समय जब वो अपने शिखर पर था या जब अपने चरम पर था, तब इन लोगों को जो चुनाव हो रहे थे राज्यों में, न पश्चिम बंगाल में महंगाई दिखाई दी, न केरल में महंगाई दिखाई दी, न तमिलनाडु में महंगाई दिखाई दी। जब सचमुच क्राइसिस थी पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस की, और उसकी वजह से दुनिया भर में जो महंगाई बढ़ रही थी वो दिखाई नहीं दी। लेकिन अब जब युद्ध जो है लगभग आप कहें ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने की कगार पर है, या कम से कम कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा सुगम हो गई है, तब महंगाई दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश में अभी से महंगाई खोजे जाने लगी है। नीट का पेपर जो लीक हुआ, उससे युवकों की जो नाराज़गी है वो देश में और कहीं नहीं है, इन लोगों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में है। इनको आज भी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में महंगाई नहीं दिख रही है, उत्तर प्रदेश में दिख रही है। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो पिछले 9 साल से जितना सुरक्षित है इससे पहले कभी नहीं रहा है। और जब मैं सुरक्षित कह रहा हूँ तो हर मोर्चे पर, चाहे विकास की बात हो, आर्थिक प्रगति की बात हो, रोजगार की बात हो, और कानून व्यवस्था में तो ऐसी स्थिति आज़ादी के बाद से कभी रही ही नहीं उत्तर प्रदेश में जैसी आज है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं, युवतियां जितना सुरक्षित महसूस करती हैं, उससे पहले कभी उन्होंने महसूस नहीं किया होगा। या आप किसी भी घर में जाकर पूछ लीजिए, और मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर से उन घरों में पूछिए जो भाजपा को कभी वोट नहीं देते। जो भाजपा को वोट देते हैं वो भाजपा के पक्ष में बोलेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वोट नहीं देते, और उसमें भी कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम घरों में जाकर पूछिए, महिलाओं से पूछिए, मुस्लिम घरों की महिलाओं से कि वो पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं। आपको जवाब मिल जाएगा कि सुरक्षा की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। ऐसे प्रदेश में असुरक्षा की भावना, असंतोष की भावना, और तर्क क्या दिए जा रहे हैं, युवा आगे नहीं बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में रोज़गार के जितने अवसर पैदा हुए हैं, इससे 18 साल पहले, 27 साल पहले या 36 साल पहले भी नहीं हुए थे। जिस तेज़ी से विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश देश के उन गिने चुने राज्यों में है जिसका सरप्लस बजट है, घाटे का बजट नहीं है, जिसको अपनी योजनाएं चलाने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता, जहां रोजगार के अवसर हर समय पैदा हो रहे हैं। चाहे आप एमएसएमई सेक्टर में देखिए, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में देखिए। कोरोना का समय याद कीजिए, 50 लाख से ज़्यादा श्रमिक लौटकर आए थे दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के अपने राज्य में। उनमें से 65-70% लौट कर नहीं गए। क्यों लौट कर नहीं गए? क्योंकि उनको यहीं पर रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बना है, तो एक्सप्रेस वे जो है बॉट्स ने तो आके बना नहीं दिया, इसी प्रदेश के लोगों ने बनाया। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर और दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इरिगेशन में सिर्फ 2 मुद्दों की और बात करता हूं। आपने पिछले 9 साल में, पहला दूसरा साल छोड़ दीजिए,
गन्ना किसानों के भुगतान का मामला, गन्ना किसानों के आंदोलन की बात हर साल उत्तर प्रदेश में सुनाई देती थी। पिछले 7 साल से आपने नहीं सुना होगा कि गन्ना किसान अपने बकाया के भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं, धरने पर बैठे हैं। वो आंदोलन ही खत्म हो गया, उसकी जड़ ही खत्म हो गई। उसमें जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हो गया, जो पर्ची सिस्टम था वो खत्म कर दिया योगी सरकार ने। दूसरा, याद कीजिए अगस्त 2017, मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। जापानी बुखार, गोरखपुर से और आसपास के इलाकों से जो खबरें आई थी बच्चों के मरने की, बड़ी संख्या में हर साल आती थी, हजारों की संख्या में बच्चे मरते थे और कुछ नहीं हो रहा था। आप मुझे बताइए कि अगस्त 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के किसी अखबार में, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने एन्सेफेलाइटिस या जापानी बुखार से बच्चों की मौत की खबर पढ़ी क्या? ये फर्क आया है उत्तर प्रदेश में। और वहाँ पर अगर ये कहा जाए कि युवाओं को अवसर नहीं मिल रहा, युवा आगे नहीं बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो इसका मतलब जानबूझकर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। असंतोष कहाँ खोजा जा रहा है? आम जनता में नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में। भाजपा का कार्यकर्ता, जब भाजपा बहुत बुरी हालत में थी, और मैं जब बुरी हालत की बात कर रहा हूँ तो जब कल्याण सिंह की सरकार गिर गई और उसके बाद भी कहिए जब राजनाथ सिंह की सरकार चली गई 2002 में, उसके बाद से 2002 से 2017 तक 15 सालों में भाजपा सत्ता में भले ना आई या सत्ता से बहुत दूर रही, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन भाजपा के समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया। भले ही वो घर बैठ गए हों, वोट देने न गए हों, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता किसी और पार्टी को वोट नहीं दे सकता। ये उन्होंने दिखाया। कैसे दिखाया? 2014 में जिस तरह से 80 में से 71 + 2 73 सीटें लोकसभा की भाजपा ने जीती हैं। ये कोई आसमान से मतदाता नहीं आ गए। ऐसा नहीं है कि एक साल में अचानक नए मतदाता जो है बन गए कि 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई और अचानक भाजपा के कार्यकर्ता बनने लगे, समर्थक बनने लगे। वो वहीं थे, कुछ नाराज थे, कुछ हताश थे, कुछ निराश थे, और एकदम से जैसे ही नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, उनमें नया उत्साह आ गया, नया जोश आ गया। और भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक, कहीं भाजपा को, कम से कम आप 2014 की बात करें, तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, कितना बड़ा समर्थन मिला। फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, आज तक भाजपा को इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिली है। और किसी और पार्टी को, शायद मुझे ठीक से याद नहीं, शायद कभी गोविंद वल्लभ पंत को मिली हो इतनी सीटें, तो शायद मिली हों, वो भी मुझे ठीक से याद नहीं है कि कभी मिली थी। वरना किसी पार्टी को 312 सीटें अकेले बीजेपी को और सहयोगियों के साथ 325 सीटें 403 में से, उस राज्य में जहां लगातार 2 बार भाजपा की सरकार बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, देश के दूसरे राज्यों और उत्तर प्रदेश में है। डबल इंजन की सरकार तो 20-21 राज्यों में है देश में, लेकिन डबल भरोसे की सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। भरोसा जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खराबी हो सकती है, असंतोष हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन भरोसा सिर्फ इन 2 पर है कि जो भी गड़बड़ है, जो भी कमी है, जो भी खराबी है, जो भी खामी है, इसको ठीक यही कर सकते हैं, ये विश्वास है। किसी और पर ऐसा विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो कोई ऐसा नेता नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जिस पर लोगों को ये भरोसा हो कि ये ही ठीक कर सकते हैं। गड़बड़ी, उनकी कमी बताते हुए भी लोग कहेंगे कि इस कमी को दूर अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं।
इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो भरोसा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि गड़बड़ हुई है तो वो ठीक कर देंगे। आप किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति से बात कीजिए, वो पहला छूटते ही उसका जवाब होगा योगी जी हैं तो गड़बड़ नहीं होने पाएगी, और हो गई तो ठीक कर देंगे। कितने लोगों को ठीक कर दिया? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री आया था जिसने कहा हो कि अगर बेटी पर बुरी नज़र डाली तो अगले चौराहे पर यमराज तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, और सचमुच इंतज़ार करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मज़ारें और मस्जिदें जो अवैध थी उनको गिराया गया है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, जिनका कोर वोट मुसलमान है, उनके मुंह से आपने एक चूं सुना क्या? कोई आवाज़ निकली उनके मुंह से? बरेली का वो दंगाई तौकीर रजा 9-10 महीने से जेल में है। आपने कहीं कोई मुस्लिम समाज का प्रदर्शन होते हुए देखा क्या? उत्तर प्रदेश में भी जनतंत्र चल रहा है और बहुत कायदे से चल रहा है। फर्क पहले और अब की तुलना में सिर्फ ये आया है कि अब कानून का राज चल रहा था, तब माफिया का राज चल रहा था। माफिया का राज खत्म हो गया है, कानून का राज स्थापित हो गया है। सही करोगे तो कोई डर नहीं है, गलत करोगे तो ज़रूर डरो। और डर ये अच्छा लगता है न केवल सरकार को बल्कि आम लोगों को। गुंडों के मन में अगर डर हो तो आम जनता को इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होती है। उनको लगता है कि जो हमें सताता है, जो हमें परेशान करता है, अत्याचार करता है, उसको अब डर लगने लगा है। ये परिवर्तन आया है 9 साल में उत्तर प्रदेश के शासन में। अब मैं देख रहा था मीडिया में बहुत से लोग सक्रिय हो गए हैं, उसके बाहर भी रिसर्च करने वाले, नैरेटिव बनाने वाले, सेफोलॉजी करने वाले, वो सारे लोग सक्रिय हो गए हैं। छिद्रान्वेषण की कोशिश हो रही है कि ये कमी है, इसकी वजह से नाराज़गी है, लेकिन उनका भी हाल देखिए। ये सब बोलने, ये सब खोजने के बाद उनका निष्कर्ष क्या है? वो कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प तो कोई है नहीं। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। पार्टी और पार्टी के नेता दोनों की कोई साख नहीं बची है। जो उनका जो कोर वोट है मुस्लिम यादव, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए अखिलेश यादव। उनके पिता ने जो कोर वोट बनाया था मुस्लिम यादव का, उसमें कुछ नहीं जोड़ पाए। 2022 में कुछ जोड़ा था, लेकिन उसको संभाल कर रख नहीं पाए। अब उनको लगता है कि केवल जो है परिवार की विरासत के नाते उनको फिर से सत्ता मिल जाएगी, तो वो सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। ठीक कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जो नेता दोपहर में 12 बजे सोकर उठता है और शाम को खेलने चला जाता है 5 बजे, वो गरीबों की बात क्या सुनेगा? गरीबों की तकलीफ क्या सुनेगा? आप देखिए 9 साल से अखिलेश यादव विपक्ष में हैं उत्तर प्रदेश में। आप बताइए उन्होंने कितने जिलों के दौरे किए हैं, कितनी बार दौरे किए हैं, कौन सा आंदोलन शुरू किया है, कब सड़क पर उतरे हैं? पूरी राजनीति उनकी सोशल मीडिया पर आधारित है। उनको लगता है सोशल मीडिया से वो चुनाव जीत जाएंगे। अभी जो चुनाव हुए हैं राज्यों के, उन्होंने 2 बातें बड़ी स्पष्ट कर दी है। सोशल मीडिया, गुंडई और भ्रष्टाचार, इन तीनों के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर जीता जा सकता तो आज ममता बनर्जी 4थी बार मुख्यमंत्री होती पश्चिम बंगाल की। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च में होना है, अगर पहले नहीं हुआ तो, जिसकी चर्चा बहुत हालांकि चल रही है। और वो उसका केवल एक कारण है, वो है सेंसस का काम। तो उसके बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि जो समय तय है उसी पर होगा या 1-2 महीने पहले भी हो सकता है। लेकिन जब भी हो चुनाव, समय से हो, 1-2 महीने पहले हो, विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, और उसके अलावा कोई पार्टी है नहीं। बहुजन समाज पार्टी अपने दायरे में सिमट गई है, अपने घोंसले में सिमट गई है। मायावती की राजनीति का शिखर था 2007 से 2012, जब 5 साल के लिए वो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई। उसके बाद से आप ग्राफ देखिए बहुजन समाज पार्टी का, तो लगातार नीचे गया है, ऊपर नहीं आया कभी। समाजवादी पार्टी का भी हाल 2014 से वही है
सिर्फ 2024 में एक जो है छोटी सी छलांग लगाई है। और उसी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर अखिलेश यादव बम बम हैं कि बस उनकी सरकार आने वाली है। तो उनका जो इकोसिस्टम है वो सक्रिय हो गया है, जाग गया है, मैदान में उतर गया। पार्टी नहीं उतरी है, इकोसिस्टम मैदान में उतर गया है। वो बता रहा है कि भाजपा के लोग असंतुष्ट हैं भाजपा से, तो भाजपा को वो बता रहे हैं कि सपा से डर नहीं है, भाजपा से डर है। वो एक बात नहीं समझ रहे हैं कि कितना भी नाराज़गी हो, संतोष हो, जब ईवीएम पर बटन दबाने का समय आएगा तो भाजपा का समर्थक और कार्यकर्ता कमल के अलावा और कहीं कोई बटन नहीं दबाएगा। ये हो सकता है कि कुछ लोग नाराज़गी में वोट देने ही ना जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो जाकर साइकिल पर वोट दे दें। और योगी जी ने कल कह ही दिया कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने साइकिल को पंक्चर कर दिया है, क्योंकि साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। 9 साल से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। आपको मालूम है, एक जाते जाते एक छोटी सी जानकारी दे दें, शायद आपने अखबारों में पढ़ा हो, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था 2016 में। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसकी जांच के लिए एक जांच कमीशन बैठा, जांच कमीशन की रिपोर्ट आई है, असेंबली में पेश हुई। आपको मालूम है उस दंगों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया उस जांच कमीशन ने? कहा कि मुजफ्फरनगर का जो इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर था, लोकल इंटेलिजेंस का, वो जिम्मेदार था इन दंगों के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह से सरकार चलती थी और किस तरह की सरकार की सोच थी। अखिलेश यादव ने आज तक मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। मुजफ्फरनगर के दंगे समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा भड़काए उकसाए गए दंगे थे और उनमें उनकी भागीदारी थी। ये पूरे प्रदेश ने देखा। ये किसी जांच आयोग के साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी सज़ा दी उत्तर प्रदेश के लोगों ने और अभी भी माफ़ नहीं किया है। 2017 में सज़ा दी, 2019 में सज़ा दी, 2022 में सज़ा दी, 2024 में थोड़ा बच गए, लेकिन 2027 में मेरा मानना है कि अब तक की सबसे बड़ी सज़ा मिलने वाली है। तो ऊसर में बीज फेंकने से कोई फसल नहीं पैदा होती। जहाँ डबल भरोसा हो वहाँ संदेह पैदा करने की कोई भी कोशिश हमेशा नाकाम ही होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।